हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार अपने फ्यूचर टैलेंट क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अपन फ्यूचर टैलेंट क्लासेस पर भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार राइट टू फंडामेंटल दिए गए हैं उसके बारे में अपन आज विस्तृत से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में। इस अधिकारों के बारे में अपन ये जानते हैं कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर इस अधिकारों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, या इसको जोड़ा गया तो इसको जोड़ने की जरूरत क्यों हुई। वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो मूल अधिकार जो राइट टू फंडामेंटल होता है, इनका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल अधिकार का होना अति महत्व है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में मूल अधिकार नहीं है या उसको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, समानता या फिर जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाना, उठना, बैठना या बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता आदि तमाम प्रकार की जो स्वतंत्रता है, समानता है, जैसे धर्म के रिलेटिव भी देख सकते हैं, जिसको धर्म को मानना, उसके अंदर अपनी जो सांप्रदायिक भावना है उसको मानना आदि तमाम प्रकार की ये जो मूल अधिकार के दायरे में आते हैं, ये जिस व्यक्ति को नहीं मिली हुई होती है तो उस व्यक्ति का जीवन कतई अच्छा नहीं होता है। उसका जीवन एक नरक के समान, या फिर ऐसे लगता है कि वो किसी कैदी जेल में है। जो जेल में होता है उसके ये जो मूल अधिकार हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। तो चलिए अपन मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो अपना मूल अधिकार पॉइंट है, जो टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का मूल अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। भारत देश जब आजाद हुआ या भारत का संविधान बना, उससे पहले इस मौलिक अधिकार के, ये जो मूल अधिकार व्यक्तियों के ऊपर लागू करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, अनेक प्रयास किए गए। इस प्रयासों में देखा जाए तो सर्वप्रथम जो भारत के अंदर 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने जो मूल अधिकार है इनको लाने के लिए या लोगों को देने के लिए प्रयत्न किया। कब किया इन्होंने किया था 1895 के अंदर। 1895 के अंदर इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने, भारतीय संविधान उस टाइम नहीं बना हुआ था, लेकिन मूल अधिकार लोगों को दिलाने की बात की थी। इन्होंने एक कथन कहा था। उस कथन का नाम है कि प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति।
प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति, प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही राष्ट्र को जन्म देती है। प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही राष्ट्र को जन्म देती है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का सेंटेंस कथन है। इन्होंने 1895 के अंदर कहा था जो प्रेस की आजादी, जो बोलने की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, इसी के आधार पर राष्ट्र को एक जन्म देती हैं जो भारत राष्ट्र ऊपर के आया। इससे पहले इन्होंने गंगाधर तिलक साहब ने ये बात की थी। इसके बाद में मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1918 के अंदर। 1918 के अंदर कांग्रेस का बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था। 1918 के अंदर बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1918 के अंदर मुंबई में अधिवेशन हुआ था। भारतीय नागरिकों को अधिकार देने की बात की गई थी। इसके अंदर भारतीय नागरिकों को अधिकार देने की बात की गई थी, मूल अधिकार देने की बात की गई थी 1918 के अंदर। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन ने की थी। इस 1918 मुंबई जो ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इसकी सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई थी। इसमें भी बात की गई थी मूल अधिकारों को लागू करने की या मूल अधिकारों को लोगों को दिलाने की। इसके बाद में 1915 के अंदर, इसके बाद में 1915 नहीं 1925 के अंदर कुछ समय पश्चात 1925 के अंदर श्रीमती एनी बिसेंट ने जो कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बिसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया गया। उसके अंदर भी बात की गई कि मूल अधिकारों को दिया जाए। ठीक है, 1925 के अंदर सबसे पहले बात हुई थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंदर, फिर 1918 के अंदर, फिर 1925 के अंदर। इसके बाद 1928 के अंदर 1928 के अंदर चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 के अंदर लाई गई। उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी मूल संविधानों के बारे में बात की गई, उसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई, लेकिन इसमें भी मूल अधिकार ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से नहीं दिए। इसके पश्चात इंपोर्टेंट है 1931। इसके पश्चात कुछ समय बाद में 1931 आता है, जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है। उस कराची में अधिवेशन होता है 1931 के अंदर। कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है, जिस समय
मूल अधिकारों के बारे में विशेष तौर पर बात की जाती है। इसमें 1931 के अंदर जो अध्यक्षता हुई थी, कांग्रेस अध्यक्षता हुई थी, इसमें अध्यक्ष थे चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची के अंदर ये अधिवेशन हुआ था 1931 का। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। मूल बात इसमें ये है, ध्यान रखने योग्य, कि जो 1931 के अंदर कराची में अधिवेशन हुआ था, उस समय एक विधिवत, या विधिवत कह सकते हैं या फिर इसको प्रस्ताव बोल सकते हैं, जो विधिवत प्रस्ताव पारित किया था इस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसी लोगों ने कि मूल अधिकार बनाए जाए। पहली बार 1931 के अंदर पहली बार विधिवत मूल अधिकार बनाने की, जो मूल अधिकार बनाने का जो विधिवत पारित हुआ था पहली बार, ये बात है 1931 के अंदर। खास बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपन देख सकते हैं, जैसा कि 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था, इससे समथिंग 5-7 दिन पहले ही मार्च के अंदर, 31 मार्च के अंदर भारत के 3 जवानों को अंग्रेजों ने फांसी के ऊपर चढ़ा दिया था, जिसमें से 3 जवान थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इसे समथिंग 7-8 दिन पहले ही, जिसको 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पे चढ़ाया गया था। लेकिन ये जो कांग्रेस अधिवेशन जो पहली बार विधिवत लाया था, अंग्रेजों सरकार, ब्रिटिश सरकार के सामने इसको रखा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनको ध्यान नहीं दिया और ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर कोई गहरा ध्यान या फिर कोई कार्यवाही सही ढंग से नहीं की, इसलिए ये इसमें भी मूल अधिकार नहीं बन पाए, इसमें भी मूल अधिकार नहीं बन पाए और ब्रिटिश सरकार ने मूल अधिकार जो ये विधिवत पारित हुआ था इसको नकार दिया और इसको नकारात्मक रूप में लिया, इनको स्वीकृति नहीं थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1918 है, 1929 है और 1931 की तो ये बात हो गई है। 1918 है, 1935, इसके बाद में आता है 1935, 1935, इसके बाद में 1918 हो गया, 1929 और 1935 जो 35 के अंदर संयुक्त संसदीय एक कमेटी बनी थी, संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, इसको कहते हैं संयुक्त संसदीय संसदीय 1935 के अंदर संयुक्त संसदीय एक समिति या फिर कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने भी मूल अधिकार को लागू करने की बात कही थी और 1929 में तो पता ही आपको जो साइमन कमीशन आया था और इसमें 1918 में मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड, इसमें मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड, ये भी 3 कानून थे जिसमें संविधान के अंदर, संविधान तो सॉरी उस टाइम बना नहीं था, जो अधिकारों के बारे में बात की गई थी, इसमें अधिकार लाए जाएंगे। इस तीनों के आधार पर जो 1935 का भारत शासन अधिनियम
1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। उस समय इस तीनों को दायरे में रखते हुए भारतीय लोगों को मूल अधिकार या फिर अधिकार दिए गए, वो भी लिखित में नहीं। बोला गया कि आपके पास अधिकार होंगे लेकिन अलिखित रूप में दिए गए, अलिखित रूप में दिए गए 1935 के अंदर। चलिए इसके बाद में क्या होता है। 1935 में इनके पास अधिकार तो थे लेकिन इनकी व्याख्या, इसकी लिखित कोई प्रमाण पत्र इनके पास में नहीं था। 1935 तक चलते चलते 1935 तक पहुंचे। फिर इसके बाद में मार्च 1946 मार्च 1946 के अंदर बात आती है। मार्च 1946 के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 के द्वारा भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, जो कैबिनेट मिशन कहता है कि भारत के अंदर भारतीय लोगों द्वारा एक अपना संविधान बनाया जाए। जिस समय भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक करवा के संविधान की शुरुआत की गई। इसी के अंदर 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश की। इसी के अंदर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव की, जिसको टिम्बल या प्रस्तावना बोलते हैं, जिसको उद्देशिका प्रस्तुत की 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर ये एक उद्देशिका प्रस्तुत की। इस उद्देशिका के अंदर अधिकारों के बारे में बात की गई थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, बोलने की आदि तमाम प्रकार की जो मूल अधिकार थे वो इस मूल उद्देशिका में प्रस्तुत किए गए थे। फिर ये उद्देशिका के अंदर प्रस्तुत किए गए थे। तो उद्देशिका के आधार पर इसी संविधान के अंदर मौलिक अधिकार समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के आधार पर एक मौलिक अधिकार की उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति या फिर मूल अधिकार उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इन्होंने मूल अधिकार के बारे में संविधान सभा के अंदर समथिंग लगभग 37-38 दिन इसके ऊपर वार्तालाप हुई। फिर एक प्रमाण पत्र जारी हुआ। 37-38 दिन के बाद में बातचीत होने के बाद में एक अधिकार पत्र जारी हुआ।
37, 38 दिन बाद में एक अधिकार पत्र जारी हुआ। एक अधिकार पत्र जारी हुआ। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो ये अधिकार पत्र क्या कहता है, इस अधिकार पत्र के अंदर क्या सम्मिलित किया गया है। देखिए, इस अधिकार पत्र में ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मूल संविधानों को उल्लेखित किया जाएगा। 12 से 35 के अंदर मूल अधिकारों को लिखा जाएगा। ये अधिकार पत्र जारी हुआ। इसके अंदर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार लिखे जाएंगे। चलिए अपन देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35। ये मूल अधिकार के बारे में बात करता है। अपन 12 से 35 के अंदर देखते हैं क्या है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जो अधिकार पत्र जारी हुआ था, अधिकार पत्र जारी हुआ था। इसके आधार पर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई। मूल अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया, मूल अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया। इस अधिकारों को भारतीय संविधान में उल्लेख हुआ, तो इस अधिकार को या इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा का है। इस मैग्ना कार्टा में समथिंग 1215 या 16 के अंदर लंदन, जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज नाम करके, उन्होंने अपनी प्रजा को ये जो मूल अधिकार दिए थे, लिखित गजट में मूल अधिकार दिए थे, इसलिए उस टाइम उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तब ये मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हुआ, तो इसको भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा की परिभाषा है। ब्रिटेन के अंदर 1215-16 के अंदर उनको जो प्रजा को अधिकार दिए गए थे, उसी अधिकार के आधार पर इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो भारतीय लोगों ने भी इसको मैग्ना कार्टा कहा गया और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके ऊपर 2-3 शब्द जो कथन है वो पढ़ लेते हैं कि इस भाग 3 को किसने क्या कहा। इस भाग 3 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब ने इसके ऊपर क्या कहा वो भी देख लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि भाग 3 बाबा साहब ने इस भाग 3 के ऊपर कहा कि सर्वाधिक आलोचित है। ये भाग 3 का कहा कि
सर्वाधिक, 3 भाग के बारे में कहा कि सर्वाधिक आलोचित भाग है, सर्वाधिक आलोचित, सर्वाधिक आलोचित भाग हैं। इस भाग 3 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जो भाग 3 है वो सर्वाधिक आलोचित भाग है। इसके बाद में इस भाग 3 को ही पूरे भाग 3 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको पूरे भाग को संविधान की आत्मा जो पूरे भाग 3 को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। इसके बाद में इसी भाग 3 के अंदर जो एक आर्टिकल आता है 32, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको B.R. अम्बेडकर साहब 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हृदय यहाँ आत्मा का अनुच्छेद 32 को, जो इसी के अंदर आता है, जो B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा या हृदय का। चलिए अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं कि भाग 3 के अंदर क्या उल्लेखित किया गया है। इस 3 भाग के बारे में बात करते हैं। भाग 3 के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ तक तो अपने इस अधिकारों की जानकारी कैसे ये धीरे धीरे भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित हुए, इसके बारे में अब अपन बात करते हैं कि भाग 3 के अंदर संविधान उल्लेखित किए गए हैं वो कहां से कहां तक हैं और उसके अंदर क्या है। भाग 3 ये लिख दिया, एक बार वापस इसको लिख देते हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे अभी, उसका अपन शुरुआती दौर में एक बार आर्टिकल 12 और 13 इसको अलग से रीड करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, और इसमें 12 से लगाकर 32 तक है, 14 से लगाकर 32 तक है, उनको अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे। जिसमें पहला जो मूल अधिकार है वो है इक्वलिटी का अधिकार। इसमें समानता की बात की गई है। कौन सी बात? समानता की बात की गई है। अपन इस समता के अधिकार में बात कर रहे थे, तो बेसिक तौर पर इसमें भारतीय मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें थे पहला समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल मिलाकर 7 अधिकार थे मूल अधिकार के अंदर, मूल संविधान के अंदर। उसको भी अपन लिख देते हैं। पहला अधिकार था समता, समानता या समानता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 से 18 के दायरे में रखा गया था। दूसरा था फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक के दायरे में रखा गया था।
दूसरा। तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसको आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया था। चौथा आर्टिकल, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 25 से लगाकर 28 के मध्य रखा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार, शिक्षा का, शैक्षिक शिक्षा का अधिकार, जिसको आर्टिकल 29 व 30 में रखा गया था। छठा अधिकार, जिसको प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको आर्टिकल 31 में रखा गया था। सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में रखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इनको भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। इस प्रकार से ये 7 मूल संविधान के अंदर अधिकार दिए हुए थे। इसमें विशेष तौर से एक बात देखने योग्य ही है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, इसके बारे में बात करते हैं। जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, इसको इस मूल अधिकार से निरस्त कर दिया गया। इसको कानूनी अधिकार के दायरे में रखा गया। जो कानूनी अधिकार होते हैं वो मूल अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे कि कंज्यूमर राइट्स, इसमें उपभोक्ता का अधिकार है, या फिर संपत्ति का अधिकार है, जो प्रॉपर्टीज राइट्स है, इसको अभी मूल अधिकार के दायरे से निरस्त करके कानूनी या विधिक अधिकार के दायरे में रखा गया है। सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार कतई नहीं होते हैं। सभी कानूनी अधिकार होते हैं, वो सभी मूल अधिकार नहीं हो पाते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को भारत में इसके 44वां 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार के दायरे से निरस्त किया गया। भाग 3 से बात करके इसको भारतीय संविधान के भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300A नया ऐड करके उसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के दायरे में रखा गया। इस संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में आर्टिकल 300A में विधिक या कानूनी अधिकार के अंदर रखा गया। इसलिए वर्तमान में हाल ही में मूल अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, एक कम हो गया। अभी हाल ही में मूल अधिकार 6 हैं, जो इस तरीके से हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं। ये मूल अधिकार था पहले। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 3 में विधिक या फिर कानूनी अधिकार बन गया। इसलिए फिर पीछे शेष बचे ये जो 6, इसके अंदर अपन 6 लगा सकते हैं, क्योंकि जो विधिक अधिकार था वो विधिक अधिकार में चला गया। संपत्ति का अधिकार जो प्रॉपर्टी राइट्स था वो उसमें चला गया। चलिए अपन इसके आगे बात करते हैं। इससे
अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद शुरुआत से 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 12 के अंदर लिखी हुई है परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है? स्टेट शब्द लिखा हुआ है, राज्य, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 ये जो अनुच्छेद 12 इसके अंदर लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। इसके अंदर राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। इसमें ही कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के अभिव्यक्ति, जो स्वतंत्रता, जो समानता, जो ये धार्मिकता या शोषण का, अगर उसके साथ में ऐसा हो रहा है तो ऐसा वो राज्य कानून नहीं बनाएगा। इसके अंदर राज्य का मतलब आप स्टेट, राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि राजस्थान, बिहार, पंजाब, झारखंड, इट्स जो स्टेट हैं, इस स्टेट्स का मतलब राज्य नहीं होता है। इसमें संविधान की भाषा के आधार पर, तो संविधान की लैंग्वेज है, उसके आधार पर राज्य उसको माना है जो पार्लियामेंट, संसद है, विधान परिषद है, विधान मंडल है, विधान मंडल के अंदर या उसके निचले स्तर पे जो स्थानीय स्वशासन के दायरे में आते हैं, ग्राम पंचायतें हो, ग्राम जो ये नगर पालिकाएं हो, नगर परिषद हो आदि, इसमें जो संस्थाएं आती हैं, जो इंस्टीट्यूट आते हैं, संस्थाएं आती हैं, जो वो भी कानून बनाएगी तो इस मूल अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, इसके दायरे में रहते हुए कानून बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर कानून तो बनाए जाएंगे, कौन बनाएगा? जैसे मैंने बताया आपको, ये स्थानीय शासन, जैसे ये संघ सरकार हो गया, इसमें संघ सरकार या राज्य सरकार, संघ सरकार में संसद आ गया, संसद, विधानमंडल, जो राज्य सरकार के अंदर आ गया, विधानमंडल, नगर पालिका, ये जो इसी के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन जो ये स्थानीय स्वशासन के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा, इसमें और देख लेते हैं, नगर पालिका हो या फिर अदर्स कोई इंस्टीट्यूट हो, जिसमें नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो सकती है, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो। इसमें और भी अगर इसमें कोई एनजीओ जैसे संस्थाएं वगैरह होती हैं, जिसमें जैसे एलआईसी हो आदि, ये जो कानून बनेंगे इसी को स्टेट कहा गया है। संविधान की भाषा में राज्य, ये जो राज्य है, इस राज्य का मतलब संघ है, विधानमंडल है, नगर पंचायत है, एलआईसी कह सकते हो, ओएनजीसी जो ये क्या बोलते हैं संस्थान है, ओएनजीसी हो गई, जैसे बेल हो गई, या फिर एयरपोर्ट कह सकते हो, ये जो, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान, उसको विशेष दर्जा दिया गया है कि आप अपने दायरे में रहकर ऐसा कानून बना सकते हैं जो व्यक्तियों के अधिकारों का हनन नहीं होता हो, बना सकते हो। ये इस अनुच्छेद 12 के अंदर उल्लेखित किया गया है। इसमें एक बात और भी की गई है कि लेकिन स्टेट, लोगों के अंदर जो कानून का, ये जो स्टेट है, ऐसा कानून कोई नहीं बनाएगा जो कि व्यक्तियों की अभिव्यक्ति या आजादी छीनी गई हो, लेकिन लोगों के अंदर भय रहे कि कानून के दायरे में रहते हुए काम करे। इसके आधार पर ये अपने नियम या अपना कानून बना सकते हैं। ये आर्टिकल 12 के अंदर उल्लेखित है।
इसमें व्यक्ति का मूल अधिकार ही उसे मतलब बिना वजह से किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एक ही इसमें ये हुआ है परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अगला अपन अनुच्छेद करते हैं 13। अगला अनुच्छेद करते हैं 13। इसमें होगा नियम है, कानून है, जो भी है वो बनाएगा वो राज्य का मतलब है संघ, ये जो सरकार, विधानमंडल, कोई भी इंस्टीट्यूट है जो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की सहायता करता हो, इसके अंदर सम्मिलित है। अगली बात करते हैं अपन अगली बात करते हैं अपन अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है अल्पीकरण। अल्पीकरण लिखा हुआ है, अल्पीकरण शब्द है इसमें अनुच्छेद 13 के अंदर। इस मूल संविधान के अंदर 13 इसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों से, इसमें लिखा हुआ है मूल जो है अल्पीकरण, मूल अधिकारों से मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण, इसका मेन पॉइंट है असंगत या अल्पीकरण। इसका मतलब क्या होता है ये अपन जानेंगे। असंगत या अल्पीकरण, इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, जीवन यापन करने की आजादी, निजता, तमाम प्रकार की मूल अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता या अपनी क्षमता के आधार पर या अपने लाभ के आधार पर किसी को हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे अपने को बोलने की आजादी है तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन को किसी को गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं। अगर अपन गाली गलौज करेंगे असंगत के दायरे में चला जाएगा। अधिकार कहता है कि आप बोलिए, लेकिन उसको फिर वापस सीमित करता है, उसको असंगत करता है कि जितना बोलना है वो इसके अंदर लिखित है। ऐसे नहीं अपने मन से किसी को गाली गलौज उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल या फिर जो सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अभिव्यक्ति मतलब क्षमता है, समानता है, कहीं भी वो जा सकता है। लेकिन किसी के घर में ऐसे बिना पूछे बेडरूम, किचन, ऐसे किसी के घर में प्रवेश तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है अल्पीकरण। जो मूल अधिकार हैं बोलने का सब अधिकार, लेकिन इसमें असंगत अल्पीकरण की बात की गई है कि अपने अधिकार के लिए, अपने लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको असंगत या अल्पीकरण कहा गया है। इसमें जैसे व्यक्ति को बोलना है, खाना पीना, रहना, जाना आदि तमाम प्रकार की आजादी अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन किसी अन्य को अपनी फायदे के लिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। इसमें मूल बात ये लिखी हुई है कि संविधान बना तब इसमें मूल अधिकार या फिर बाद में संविधान बनने के बाद में या फिर संविधान बनने से पहले ऐसे कोई सामान्य अधिकार हो,
जो संविधान बनने से पहले का कोई कानून हो वो भी इसमें सम्मिलित होगा, लेकिन मूल अधिकारों के दायरे में रहकर उसकी निजता को समाप्त नहीं करता हो। जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, इसमें आईपीसी हो गया, यहाँ पे एक हो गया, जैसे इसमें आईपीसी हो गया, या फिर जैसे इसमें लेते हैं पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ ही पहले का बना हुआ है। आईपीसी ये पहले का बना हुआ है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि जो शायद पहले का बना हो ये 13(1) के अंदर रख लेते हैं, और बाद में बना हो इसको 13(2) के अंदर रख लेते हैं। ये कहता है कि जैसे कानून कोई भी पहले का बना हो लेकिन मूल अधिकार का हनन नहीं करता हो तो उसको लागू रख सकते हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन करता हो तो उसको निरस्त किया जा सकता है, इसमें पर्सनल लॉ के अंदर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें उदाहरण 3 तलाक का है। इसमें उदाहरण है 3 तलाक का। सायरा बानो नाम करके एक इसमें केस हुआ था। उसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में किया था, उसमें कहा गया था कि 3 तलाक हैं। उस 3 तलाक, वैसे तो 3 तलाक ही 3 टाइप्स का होता है, इसमें 3 तलाक का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। तब सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खारिज करते ही एडवोकेट इस पर्सनल लॉ को लेकर गए कि साहब हमारा तो पर्सनल लॉ इस आर्टिकल 13 के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है कि इसकी आप हनन, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसका रद्द नहीं कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए कि पर्सनल लॉ आपका है और आपका अभी भी रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम इस पर्सनल लॉ के अंदर जो बात की गई है 3 तलाक की, वह 3 तलाक कहने से इस पर्सनल लॉ की नहीं, मूल अधिकार का हनन होता है। महिला के समान में उसके जो मूल अधिकार है महिला के, उसकी क्या गलती, 3 बार बोलने से उनका मूल अधिकार हनन होता है, इसलिए 3 तलाक को समाप्त किया गया। ये इसके भाग 3 के तहत भाग 13 के दायरे में बात की हुई है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं अपन भाग 13(3) में संसदों, विधानमंडलों, इनके द्वारा कोई भी कानून बनाया जा सकता है। संसदों, विधानमंडलों, इसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है, या इसके द्वारा आदेश दिया जा सकता है, इसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कानून बनाने के लिए। इस आर्टिकल 13(3) के अंदर लिखा हुआ है। और आर्टिकल 13(4) के अंदर लिखा हुआ है, ये तो आर्टिकल 13(3) हो गया। आर्टिकल 13(4) में इसके अंदर लिखा गया है कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो इसमें परिभाषित की गई है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित की गई है। ये बाद में ऐड किया था, इसको इंदिरा गांधी ने, या फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ऐड किया गया था। ये 13(4) के अंदर उल्लेखित है। इस प्रकार से आर्टिकल पहले 12, अब ये आर्टिकल 13। इस आर्टिकल 13 के अंदर एक बात और उल्लेखित की गई है जिसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जो कोई भी कानून होगा उस कानून के देख रेख न्यायपालिका करेगी, जिसके न्याय पुनरावलोकन कहा जाता है। न्याय पुनरावलोकन, इसको जुडिशियल रिव्यू न्याय पुनरावलोकन है,
जुडिशियल ड्यू, इसमें ये कहा गया है कि अंतिम अधिकार न्यायपालिका का होगा कि ये मूल अधिकार के दायरे में आता है या नहीं आता है। ये जो न्याय पुनरावलोकन शब्द की उल्लेखित है, ये भी इसमें, और एक्चुअली ये न्याय पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। चलिए अपन अगली बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। इसमें इक्वलिटी आ गई, समानता। अभी अपने देखा था 14 से लेकर के 18 तक इसमें समानता की बात की गई थी, तो समानता की बात हो जाएगी अनुच्छेद 14, इसमें समानता की बात की गई है। इस समानता में भी इसको दो भागों में बांटा गया है। किस हिसाब से, उसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 इसको कहा पहले 1 में, फिर इसको 2 में। पहले इसको विधि के समक्ष समानता, पहला विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, या फिर दूसरा कानून का समान संरक्षण, या फिर दूसरा कानून का समान, या फिर विधि का समान संरक्षण, या फिर कानून, या इसको विधि भी कह सकते हैं। पहला विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समान समानता है, विधि के समक्ष समानता है, ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम यूके से, लंदन से लिया हुआ है, यूके से। और विधि का समान संरक्षण ये लिया हुआ है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए अमेरिका से लिया हुआ है। अपन इसमें जान लेते हैं कि अपन इस अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, कानून का या विधि का समान संरक्षण। ये जो कानून का समान संरक्षण अमेरिका यूएसए के द्वारा ग्रहण किया हुआ है। विधि के समक्ष समानता का जो ये यूके एवी जो डाइस थे, ये विधि के ज्ञाता थे। इन्होंने ब्रिटेन के अंदर इस समक्ष समानता के अधिकार को लाया था, और इन्होंने कहा था कि सबको एक समान इक्वल दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन इसमें आर्टिकल, इसी के अंदर देखते हुए आर्टिकल 361, 361, इसके अंतर्गत कुछ अलग संरक्षण दिया हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल को इसके अंदर विशेष संरक्षण दिया हुआ है। विशेष संरक्षण है विशेष किसको? राष्ट्रपति व राज्यपाल को। ये कानून के समक्ष संरक्षण के अंदर इसमें 361 में संरक्षण दिया हुआ है राष्ट्रपति व राज्यपाल को। फिर अगला अनुच्छेद 305, अगला अनुच्छेद 394, 305 में इसमें जो संसद के सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, उनको विशेष संरक्षण, विशेष प्रावधान दिया गया है जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं उनको। फिर 194 के अंदर जो विधानमंडल के अंदर होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये कानून का समक्ष
जो कानून का समान संरक्षण के दायरे में रखते हुए इनको दिया गया है। इसके अलावा और राज्य का कर्तव्य होगा कि जो राज्य के अंदर एससी व एसटी के अंदर जो सामाजिक, ये जो राजनीतिक, आर्थिक आदि से पिछड़े वर्गों से वंचित हैं, उनको विशेष प्रावधान दिया जाने की बात की गई है इस संरक्षण के दायरे में। अगली बात करते हैं अपन अनुच्छेद। देखिए भाइयों, अनुच्छेद 15 इसमें सामाजिकता की बात की हुई है। इसमें सामाजिकता की बात की हुई है, ये भी समानता की बात करता है और इसमें सामाजिकता की बात की हुई है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 इसमें सामाजिक समानता की बात की हुई है। इसमें सामाजिक समानता की बात की हुई है, जो इसमें भी कई भाग हैं। कुल मिला के इसमें 15(1), 15(2), 15(3) ऐसे कुल मिला के 15 से तक भाग डिवाइड किए हुए हैं। इसके अंदर क्या लिखा उल्लिखित हुआ है इसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए जरा इस 15 के अंदर 15(1), 15(1) में क्या उल्लिखित है? 15(1) में उल्लिखित है कि इस चीज को क्रमवार लिखना है। 15(1) के अंदर उल्लिखित है, इसको क्रमवार लिखना है। धर्म, 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 मूल वंश, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। इसमें धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15(1) करता है। यह अनुच्छेद 15(1) करता है। अगला अनुच्छेद आता है 15(2). अगला अनुच्छेद आता है 15(2). 15(2) ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल यहाँ ट्रस्ट हो, विद्यालय हो, तालाब हो, यहाँ रेस्टोरेंट हो, सड़क हो, उसके ऊपर चलने जाने का अधिकार सबको समान है। इसमें बात की गई है सार्वजनिक स्थलों पर, इसमें बात की हुई है सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार का निषेध नहीं होगा, रोक नहीं होगी, किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी, उसमें निषेध नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15(2) के अंदर उल्लेखित है। अगला अनुच्छेद 15(3). अगला अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि राज्य अगर चाहे तो महिला व बच्चों के लिए
विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य 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 महिला शब्द आ गया, महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगला अनुच्छेद 15(4) ये आर्टिकल मूल संविधान के अंदर उल्लिखित नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसको बाद में कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया। इस चीज को याद रखना है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि SC और ST अन्य पिछड़ा वर्ग जो जाति हैं उनको शिक्षण सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, जिसको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के द्वारा विशेष प्रावधान दिया जाएगा। इसमें ये बात की गई है कि ये जो 15(4) में बात की गई है, SC ST व पिछड़े वर्ग हैं उनको सामाजिक व शिक्षा के दायरे को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा में प्रवेश, स्कूलों में प्रवेश या कॉलेजों में प्रवेश, उसको SC ST पिछड़ेपन जो सामाजिक है, शैक्षणिक तौर पे जो पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रवेश संस्थानों में प्रवेश की बात की गई है। आर्टिकल 15(4) के अंदर SC ST और पिछड़े वर्ग हैं उनको जो शिक्षण संस्थान है उनके अंदर प्रवेश दिलाने का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 15(5) इसको अपन लिख देते हैं। आर्टिकल 15(5) ये हो गया आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) भी इसी के रिलेटिव ही है जो है, इसको भी बाद में ऐड किया। इसको बाद में ऐड कब किया, इसको लिख देते हैं अपन 13वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा। इस चीज को भी याद रखते हैं। इसमें 13वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें मुख्य बात ये गई है जो ये SC ST व पिछड़ा वर्ग सामाजिक से जो संस्थानों में प्रवेश था, इसी बात को वापस यहाँ उल्लेखित किए गए हैं। लेकिन इसमें एक बात और ऐड की गई है, जो उच्च संस्थान है जैसे कि एम्स हो गया, IITs हो गया, ये वापस इसी बात को दोहराए गए हैं। SC ST व इसको OBC, इसमें उच्च संस्थानों में प्रवेश, जैसे IIT हो गया, एम्स हो गया आदि उच्च स्थानों में जो प्रवेश है उसके अंदर इस कैटेगरी के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15(5) में। अगला आर्टिकल अपन बात करते हैं 15(6). ये मूल अधिकार में भी शामिल नहीं था, इसको भी हाल ही में किया गया है और ये मुख्यतः 15(6) ये 15(6) इस आर्टिकल को 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ऐड किया गया। कब किया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019।
103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ऐड किया गया। इसमें ये कहा गया कि जो ऊपर वाले खंड, ये जो 15(4) और 15(5) के अंदर जो उल्लेखित जो प्रावधान किए गए हैं उसको छोड़ के या उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ेपन है उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का प्रावधान किया गया। ये है 15(6) में, और 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया। चलिए, ये अपना हो गया अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15(1) के अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 15(2) में कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, तालाब, कुएं, होटल्स, रोड आदि जो ट्रस्ट, उसमें सार्वजनिक स्थलों पर किसी को भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि राज्य अगर चाहे तो महिला और बच्चों को विशेष प्रावधान दे सकता है। और आर्टिकल 15(4) के अंदर पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा SC व ST पिछड़े वर्ग है उसको सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए। फिर आर्टिकल 15 जो 13वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा ऐड किया गया, इसमें SC, ST व OBC को उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT हो, एम्स हो, उसके अंदर प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद में 15(6) के अंदर 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो इस भाग 15(4) और भाग 15(5) के दायरे में नहीं आता है, उसके अलावा जो पिछड़ापन है उसको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया गया। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है। जो आर्टिकल 30 के अंदर जो धार्मिक रिलीजन आता है, इस 15(4) 15(5) के अलावा उसको भी इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन इस दोनों में नहीं है, उसको इसमें शामिल किया गया है। चलिए अपन अगली बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। उससे पहले अपन इस समानता के अधिकार की बात करते हैं, जो है 14 से 18। उसमें अपना 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। अभी अपना अनुच्छेद 16 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी देने में समानता दी गई है। नौकरियों के बारे में बात की गई है कि किसको नौकरी कैसे मिलती है। इसका है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में अवसर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 के अंदर किया गया है। अगली अपन बात करते हैं
अनुच्छेद 16, ये भी जैसे अनुच्छेद 15 1 2 3 4 5 6 था, इसी के आधार पर अनुच्छेद 16 भी, अनुच्छेद 16 1, अनुच्छेद 16 2, अनुच्छेद 16 3 4 5 सब में बांटा हुआ है। तो अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 16 1। अनुच्छेद 16 1 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। इसमें लिखा गया है कि लोक नियोजन में, इसमें लिखा हुआ है लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर। लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर, ये बात की गई है आर्टिकल 16 1 के अंदर। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 2। अनुच्छेद 16 2, इसमें वही बात जो 15 में थी उसके रिलेटिव है। इसमें बात की गई है कि लोक नियोजन सभी नागरिकों को समान अवसर। फिर इसमें कहा गया है कि कुछ, जैसे कि सबको समान अवसर देना है, जैसे कि उसमें था धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, दो शब्द इसमें और ऐड किए गए, उद्भव, उद्भव और निवास स्थान, रेजिडेंस, निवास स्थान, रेजिडेंस। इस आर्टिकल 16 2 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उद्भव या निवास के स्थान पर, निवास के स्थान पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला आर्टिकल की बात करते हैं अपन 16 3। अगला आर्टिकल है अपना 16 3। इसमें कहा गया है अगर राज्य चाहता है तो निवास स्थान, राज्य चाहता है तो निवास स्थान किस आधार पे? 16 3 में किसकी बात की गई है? निवास स्थान, निवास स्थान। राज्य, राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। निवास स्थान के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान, राज्य को विशेष प्रावधान। निवास स्थान के आधार पर राज्य को विशेष प्रावधान का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन इसमें राज्य अपने मन पसंद से नहीं कर सकता है। इसका जो अधिकार है वो संसद को दिया हुआ है। इसका जो अधिकार है वो, इसका जो पावर है, जो कानून बनाने का जो अधिकार है, इसके अंदर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद को दिया गया है। संसद अगर इसमें कानून बना सकती है तो किसी निवास स्थान के द्वारा उसको विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। कब हुआ है उसको भी अपन देख सकते हैं। ये 58वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा हुआ था। कब हुआ था इसको अपन इसी में देख लेते हैं। 98वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था, जिसमें संसद ने आर्टिकल 371 जे ऐड किया था।
371 जे ऐड किया था। इसमें निवास स्थान के आधार पर कर्नाटक हैदराबाद जो निवास स्थान के आधार पर पिछड़ा हुआ था, उनको विशेष प्रावधान दिया गया ऊपर उठाने के लिए। ये बात आर्टिकल 16(3) के अंदर उल्लेखित है। अगला संविधान की बात करते हैं। अगला अपन का ये जो अनुच्छेद की बात करते हैं, अगला अनुच्छेद है 16(4). अगला अनुच्छेद है 16(4). इसमें जो ये नौकरियों की बात चल रही है, इसमें सरकारी नौकरियों के अवसर की बात चल रही है। इसमें जो निवास के आधार पर इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन ये 58वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा ये जो 371 जे जोड़ा गया, कर्नाटक, हैदराबाद, इसमें विशेष दर्जा दिया गया कि यहाँ के जो गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं, वो जो वहां का रोजगार दिलाने के लिए या सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान कर सकते हैं, इनको जिनको आरक्षण दे सकते हैं नौकरियों के लिए। ये 16(3) में था। अगला है 16(4). इसमें बात की गई है 16(4) के अंदर SC, ST व पिछड़ा वर्ग, SC, ST व पिछड़ा वर्ग को जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं रखते हो, SC, ST जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं रखते हो, SC, ST के अलावा जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं रखते हो, उनको नौकरियों में विशेष प्रावधान दिया जाएगा। SC, ST को तो पहले ही दिया जा रहा था। अब इसमें बात की गई SC, ST के अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, SC, ST के अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, इनको उचित प्रावधान जो प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं, इनके लिए उचित प्रावधान किया जाएगा। अब इसमें उचित प्रावधान किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है पिछड़ा वर्ग का पता लगाना। इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि पिछड़ा वर्ग भारत के अंदर कहाँ निवास करता है, कितनी इसकी जनसंख्या है, कितनी इनकी कास्ट में, जातियों में बंटा हुआ है। तो इसका पता लगाने के लिए एक इनके रिलेटिव आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का नाम है 340। अनुच्छेद 340 में यह कहा गया है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण के दायरे में रखने के लिए या फिर उसका पता लगाने के लिए कैसे इनमें जान सकते हैं। आर्टिकल 340 के द्वारा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 340 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। उस आयोग के गठन के द्वारा यह मालूम किया जाएगा कि जो पिछड़ा वर्ग है वो कहाँ निवास करता है, कितनी जनजातियों के अंदर है। तो इसी 340 अनुच्छेद को मद्देनजर रखते हुए, इसको 340 आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए 1953 में एक आयोग बनाया गया। 1953 में एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग, जो पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए आयोग आया था, जिस 1953 में आया था। इस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। 340 के द्वारा राष्ट्रपति ने के आदेश दिया, उसके द्वारा 1953 में काका कालेलकर आयोग आया। इस काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद में 30 मार्च 1955 को सौंपी। 30 मार्च 1955 को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। लेकिन इस रिपोर्ट का कोई
अस्तित्व नहीं रहा। ये रिपोर्ट प्रभावहीन रही। ये रिपोर्ट प्रभावहीन रही। ये रिपोर्ट प्रभावहीन रही। इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं। इसी आर्टिकल 4 के अंदर जो काका कालेलकर आयोग अनुच्छेद 344 के अंदर बना था और इसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को सौंपी थी, लेकिन ये रिपोर्ट प्रभावहीन रही। इसके बाद में कौन से आयोग बने हैं उस आयोग की भी अपन बात कर देते हैं। अनुच्छेद 16 के अंदर ही अनुच्छेद 16 के अंदर अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 16 4 के अंदर बात करते हैं। अनुच्छेद 16 4 के अंदर नौकरियों के सम्मान के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ समय पश्चात दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में एक आयोग का गठन वापस किया गया, जो इस पिछड़े वर्ग को जानने के लिए और 340 आर्टिकल के दायरे में रहकर किया गया। पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए मोरारजी देसाई सरकार के अंदर मोरारजी सरकार में 20 दिसंबर 1978 को 20 दिसंबर 1978 को एक नया आयोग बनाया गया। उस आयोग का कार्य था पिछड़ी जो जातियां थी उनको मालूम करना। ये बीपी मंडल आयोग के नाम से जाना गया। बीपी मंडल आयोग के नाम से जाना गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। ये जो बिंदेश्वरी प्रसाद ये व्यक्ति थे, बिहार के जो राजनीतिक दिग्गज नेता थे, उसने राष्ट्रपति के दायरे में रहते हुए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की। इस आयोग का काम था कि जो ये पिछड़ा वर्ग है इनका पता लगाना। तो इस आयोग ने क्या काम किया, उस काम को, या इस आयोग की क्या सिफारिशें थी, इनकी सिफारिशें देख लेते हैं अपन। इनकी सिफारिशें थी। इनकी पहली सिफारिश थी कि इसने पता लगाया, तब इसको मालूम हुआ कि 3743 ओबीसी की जातियों का मालूम हुआ। ओबीसी की जातियों का मालूम हुआ जो एससी और एसटी को छोड़कर भारत में 52% की जनसंख्या में हिस्सा है। 52% की जनसंख्या में हिस्सा है। इसकी 3743 जातियों में हुआ। दूसरा इसने ये बताया कि ओबीसी को 27% नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। कितने प्रतिशत? ओबीसी को 27% नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। तीसरी बात रखी थी जमीनी विवाद के ऊपर। तीसरी बात रखी थी कि जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म किया जाए। जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाए। जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म किया जाए। ये बीपी मंडल आयोग ने 3 अपनी सिफारिशें रखी थी। कैसे सिफारिशें? 2-4 और थी, लेकिन मुख्य ये 3 सिफारिशें थी। लेकिन ये अस्तित्व, इसकी रिपोर्ट कब सौंपी? इसने रिपोर्ट सौंपी
इस मोरारजी देसाई की बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट, ये जो बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इसने 12 दिसंबर 1980 को इसने रिपोर्ट सौंपी। 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब तक मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। जब तक देसाई सरकार चली गई। देसाई सरकार चली जाने से ये जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। ये सरकार चली जाने के बाद में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। इसमें इसी आर्टिकल 16(4) के अंदर अपन बात करते हैं, ये रिपोर्ट, ये जो आरक्षण, ये रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, तो ये लागू कब हो पाई? ये 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। फिर 1990 के दशक में नोट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 90 के दशक में 13 अगस्त आज ही का दिन 1990 के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार? वीपी सिंह की सरकार। वीपी सिंह की सरकार ने इस आयोग को लागू किया। बीपी मंडल को लागू, जिसमें 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी को 27% आरक्षण 13 अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार के द्वारा 27% आरक्षण दिया गया। इस बात को ध्यान में रखना। 13 अगस्त को दिया गया। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन अनुच्छेद 16(4) हो गया। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16(4)(a). यहां तक तो हो गया। इसके बीच में एक बात अपन और कर लेते हैं कि 27% आरक्षण दिया था 1990 के अंदर 13 अगस्त को। इसी के एक साल बाद में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, जिसने जनरल को आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। पर 10% का आरक्षण का प्रावधान होने के कारण 1992 में इंदिरा साहनी बाद बनाम भारत संघ जो मामला आया था, उस मामले के अंदर ये रिपोर्ट हुई कि उसमें 9 जजेस की एक बेंच बैठी। उस 9 जजेस की बैठक हुआ, उसने ही निर्णय दिया कि आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए वह 10% आरक्षण उसी समय निरस्त किया गया। चलिए अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) इसी के अंदर बात करते हैं। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि एससी/एसटी को जो आरक्षण है, उसमें जो प्रमोशन होता है, एससी/एसटी के आरक्षण में जो प्रमोशन होता है, उसको प्रमोशन आरक्षण के अनुसार दिया जाए। ये बात कब ऐड की गई है? ये 77वां संविधान संशोधन 1995 के अंदर ये बात की गई है कि जो एससी/एसटी को जो आरक्षण, जो प्रमोशन, नौकरियों के अंदर जो प्रमोशन के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, लागू रहेगा, ये इसमें बात की गई। इसके अगला अनुच्छेद 16(4)(b) अनुच्छेद
14(4)(b) इसमें यह कहा गया है कि जो SC ST इनको जो आरक्षण मिला हुआ है तो सरकारी नौकरियों के अंदर जब फॉर्म भरते हैं, अगर इस वैकेंसीज के लिए इनका जो कोटा है उस कोटे के हिसाब से जो प्रतिनिधि नहीं मिल पाते हैं तो उस पद के ऊपर अन्य कैटेगरी की कोई व्यक्ति वहां पे नहीं आ सकता। अगर उस साल वो पद खाली रहता है तो अगले साल उसी पद के ऊपर उसी जाति को वापस फॉर्म भराकर उसी जाति को लिया जाएगा। ये भी इसमें संशोधन हुआ था। इसके अंदर संशोधन होता ये ऐड किया था 21वां संविधान संशोधन, ये 2000 में ऐड किया था, 2000 में ऐड किया था 16(b). इसके बाद भी अपन बात कर लेते हैं आर्टिकल 16(5) की। ये 16(4) हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16(5) की। थोड़ा वीडियो लंबा बना जा रहा है। 16(5) आर्टिकल 16(5). इस आर्टिकल 16(5) में यह कहा गया है कि धार्मिक, सांप्रदायिक या कोई ट्रस्ट हो या कोई मदरसे हो, इसमें जैसे नौकरियों में समानता तो दी गई है, लेकिन इसमें ये विशेष प्रावधान किया गया है कि धार्मिक या कोई सांप्रदायिक संस्थान हो उसके अंदर ये अवसर की समता उसमें ये लागू नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया जैसे कोई मस्जिद है तो उस मस्जिद के अंदर मौलवी ही रहता है। उसमें अगर अन्य धर्म, अन्य जाति का अगर जाके बोल दे कि मैं तो समता के अनुसार यहाँ पे आया हूँ, मुझे इसमें फॉर्म भराए या फिर मुझे इसमें नौकरी दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें उल्लेखित है कि धार्मिक व सांप्रदायिक नौकरियों में कोई अवसर नहीं होता। जैसे कि ट्रस्ट है या तो राम मंदिर है, अगर राम मंदिर बन रहा है वहां पे, अगर कोई व्यक्ति वहां जाके बोलते कि मुझे इसमें नौकरी चाहिए, मुझे मेरा तो इसमें अवसर की समानता है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये इसमें उल्लेखित किया गया है। अगला संविधान आता है 16(6). ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड किया गया है 103वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 10% रिजर्वेशन दिया था आर्थिक इकोनॉमी दृष्टि से, इसको इंदिरा शाह बाद 1992 के अंदर 9 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया था। वही वापस 10% आरक्षण की बात की गई है। 10% आरक्षण नौकरियों में किस आधार पे? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण नौकरियों की बात की गई है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। चलिए अगली अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 ये बात करता है अनटीचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। इसमें बात की गई है अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत। इसमें किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। इसके ऊपर 1955 के अंदर जो कानून बना था उसमें लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार है। जिसके साथ में अस्पृश्यता होती है उनके प्रति कानून या कोर्ट उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में उल्लेखित है। इसके अलावा अगला आर्टिकल अनुच्छेद 18, इसमें कहा गया है कि जो टाइटन्स मतलब
जो उपाधियां दी गई हैं, जो उस उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है। इसमें उपाधियों जैसे सम्राट हो, महाराजा हो, या फिर राजा हो या बादशाह हो, ऐसी जैसे सम्राट, बादशाह, राजा, तमाम जैसे सर आदि उपाधियों का अंत किया गया। इसमें एक बात को ध्यान रखना है, जैसे कि शिक्षा व सेना की उपाधि को बरकरार रखा गया है। इसमें जैसे डॉक्टर हो गया या प्रोफेसर हो गया, या इसमें कर्नल है, मेजर है, लेफ्टिनेंट है, जो इसमें चक्कर जो मिलते हैं, इसको परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, या फिर इसमें जो भारत रत्न है, आदि प्रकार जो मिलते हैं, शिक्षक इसको रखा गया है। बाकी वाली को समाप्त किया गया है। तो इसमें उपाधियों का अंत उल्लेखित है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो मूल संविधान के अंदर कौन कौन सी वाद उत्पन्न हुए, उस वाद के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं छोटी सी। वैसे अपना आज समानता का अधिकार था 14 से लगाकर 18 तक, इसमें बात की अपन। इसमें बात कर देते हैं एक छोटी सी कि जो इसके अंदर 1951 से लगाकर ये जो 1973 तक जो विवाद थे, मामले थे, वो कौन कौन से थे, उसके बारे में भी एक बार नजर डाल देते हैं। जैसे कि पहला था इसमें शंकरी प्रसाद, इसका था पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये तो 1951 में था। इसने कहा था कि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। दूसरा था सज्जन सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये 1965 में लाया गया था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये 1965 में लाया गया था। इस दोनों को ध्यान रखना है। तीसरा आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के अंदर आया था। इन दोनों में कहा गया था कि संविधान संशोधन, मूल अधिकार के अंदर संशोधन कर सकता है, परंतु 1 व 2 को पलट दिया और कहा गया कि संविधान संशोधन नहीं कर सकता। संविधान मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। इसके बाद में, ये तो 67 में होता, कुछ समय पश्चात 24वां संविधान संशोधन हुआ। 24वां संशोधन 1971 में किया गया। 24वां संशोधन 1971 में संसद के द्वारा किया गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है। इसके पश्चात कुछ समय बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें 13 जजों की बैठकें हुई।
13 जजों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि इसमें बात हुई कि भारत के मूल संविधान के अंदर संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ मर्यादाएं रखी गई। इसमें ये कहा गया कि इसके ढांचे मर्यादा यहाँ पे ढांचे को न छेड़ा जाए और बाकी जो संविधान है उसके अंदर संशोधन किया जाए, ढांचे में फेरबदल नहीं किया जाए, ढांचे में फेरबदल नहीं किया जाए, ढांचे को मध्य ध्यान रखते हुए या फिर इसकी कुछ मर्यादाओं में रहते हुए संविधान का संशोधन किया जा सकता है। इसमें 13 जजेस की बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों, अपन बात की समानता के अधिकार के बारे में। अपन अगले वीडियो में बात करेंगे समानता के बाद स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, फ्रीडम के अधिकार के बारे में। वह अधिकार होगा अपना, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।